वेलकम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल राय सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है MMPC 16 इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट MBA के असाइनमेंट के क्वेश्चन 2 को एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो का एम है कि आपको टू द पॉइंट, क्रिस्प और क्वालिटी कंटेंट मिनिमम टाइम में प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि आप इनेबल हों एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस असाइनमेंट के अपने ओन वर्ड्स में लिखने के। और सिमिलरली एग्जाम्स में भी अगर ये कीवर्ड आता है तो आप इनेबल हो कि इस पे इजीली आप लिख सकें, और एग्जाम में ही नहीं, आपको एक ही वीडियो देखने के बाद इस तरीके से इस कंटेंट की जानकारी हो कि थ्रू आउट द लाइफ आप कभी भी अगर इस कीवर्ड्स और इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो तो आप कुछ लिख सकें और कुछ बोल सकें। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लर्नर्स के लिए जिनके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, बट स्टिल वो MBA परस्यू करने के लिए एम्बिशियस हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इग्नू के जो असाइनमेंट होते हैं वो पूरे कोर्स को थॉरली कवर करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए जाते हैं। इसलिए इग्नू के असाइनमेंट को काफ़ी सीरियसली अगर स्टडी की जाए तो इससे एग्जाम्स में भी काफी मदद मिलती है। ये कंटेंट कंप्लीटली फ्री है। बस मैं आपसे यही सपोर्ट चाहता हूं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूं आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है MMPC 16 का, उसमें पूछा गया है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कंपनीज फेस व्हेन दे मिसजज द कल्चरल लर्निंग्स ऑफ अ कंट्री, एक्सप्लेन विद द रिलेवेंट एग्जांपल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है, चूंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो अगर कोई कंपनी किसी दूसरे नेशन में जहां की वो ओरिजिनेट नहीं हुई है वहां पे अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है या बिजनेस ओपन करती है, तो अगर वो वहां की कल्चरल एस्पेक्ट को ध्यान नहीं देती है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो मेरा ये एम है कि इसमें मैं इस तरह से आपको बताऊं कि ये सारे कीवर्ड्स के बाद आप इनेबल हो 3 से 4 पेजेस इसमें लिख लें और इसके एग्जाम्पल से आपको इस टॉपिक की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है वीक मार्केट शेयर। जो वीक मार्केट शेयर है, अगर कोई कंपनी किसी दूसरे नेशन में जाकर के बिजनेस करती है और उसके कल्चरल एस्पेक्ट से वो इंट्रोड्यूस नहीं है, उसको उसके कल्चरल एस्पेक्ट में डिसीजन लेने में कोई फ्लॉ हुई है, तो उस कंपनी का मार्केट शेयर काफी वीक हो जाता है और उसके जो कंपिटिटर्स हैं वो काफी तेजी से ग्रो करने लगते हैं। इस टॉपिक की क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको ये जो 7 पॉइंट्स हैं ये थोड़े थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं। क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग इस पॉइंट्स में मिलेगी जो कि एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किए गए हैं। दूसरा जो पॉइंट है लो और नेगेटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चूंकि कंपनी ने वह उस दूसरे नेशन के कल्चरल एस्पेक्ट को मिसजज किया है, इसलिए वहां के कस्टमर्स उस कंपनी से सेटिस्फाई नहीं होंगे, जिसके चलते कंपनी फेस करेगी या तो उसके रिटर्न निगेटिव होंगे या तो बहुत ही लो रिटर्न उसे मिलेंगे। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। सिमिलरली कंपनीज की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज उस कंपनी को मिल सकती थी सच दैट अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा पेनिट्रेशन कराने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी उस कंपनी को नहीं मिलेंगी। रेपुटेशनल डैमेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेपुटेशनल डैमेज कंपनी का, क्योंकि इस एस्पेक्ट में अगर कंपनी एक बार किसी दूसरे कंट्री के कस्टमर्स के एक कल्चरल जो एस्पेक्ट है उसको ठेस पहुंचाती है तो कंपनी का रेपुटेशनल डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है। और इवन दो बाद में अगर उसको कंपनी मेकओवर भी करना चाहती है तो ये डैमेज एक तरह का परमानेंट डैमेज होता है। ये सारे पॉइंट्स इस एग्जांपल्स में आपको बहुत ही आसानी से क्लियर होंगे कि कैसे ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। लीगल चैलेंजेस, सिमिलरली कोई कल्चरल एस्पेक्ट को मिस कर रही है कंपनी तो उसको वहां पे लीगल चैलेंज दूसरे नेशन में फेस करने हो सकते हैं, जिसके चलते कंपनी का बहुत ज्यादा लॉस हो। 6th पॉइंट है प्रोडक्टिविटी लॉस ओवरऑल ड्यू टू वीक मार्केट शेयर, निगेटिव रिटर्न्स। ये सारी चीजों से जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। और जो फाइनल पॉइंट है प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ज्वाइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप।
यानी कि कंपनी यदि किसी दूसरी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट की है, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर है या कोई पार्टनरशिप है, ये इससे बहुत ही निगेटिवली हैम्पर होगी, क्योंकि दूसरी कंपनी भी ये कभी नहीं चाहेगी कि जो डैमेज पेरेंट कंपनी को हुआ है, सिमिलर टाइप का डैमेज कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उस कंपनी को भी हो। सो जो आते हैं मेन टॉपिक पे, जिसमें एग्जाम्पल की बात करी गई है, जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कल्चरल इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में कोई अगर कंपनी किसी दूसरे कंट्री के कल्चर को मिसजज करती है, कल्चरल एस्पेक्ट को क्लियरली स्टडी नहीं करती है, वहां की क्लियर रिसर्च नहीं करती है, तो उस कंपनी को क्या क्या डैमेज हुए हैं आज तक। जो सबसे पहला एग्जांपल है फेलियर ऑफ वॉलमार्ट इन जर्मनी। जैसा कि हम सभी को पता है कि वॉलमार्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेलर है, जो कि यूएसए में, यूरोप के कई कंट्रीज में, सच दैट यूनाइटेड किंगडम में काफी फेमस हुआ और काफी ग्रो किया, मगर सेम वॉलमार्ट जर्मनी में फेल हो गया। इसके पीछे का रीजन अगर हम जानेंगे तो ये काफी चौंकाने वाले रीजंस हैं। हमको प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया तो ये लगेंगे कि ये तो काफी अच्छी बातें हैं, लेकिन जर्मनी में जो वही रीजंस जो किसी दूसरे नेशन में कंपनी के सक्सेस के रीजन थे, जर्मनी में वही रीजन उस वॉलमार्ट कंपनी के फेलियर के रीजन बने। जैसे सबसे पहला फ्रेंडली कस्टमर सर्विस। वॉलमार्ट के जो सेलर्स हैं वो कस्टमर से काफी फ्रेंडली रहते थे, जिससे कि वो कस्टमर के क्लोज आते थे और अपने प्रोडक्ट्स को इजीली सेल कर पाते थे। लेकिन जर्मनी का जो कस्टम है वहां पे काफी गैप था कस्टमर और सेलर के बीच में। जब कस्टमर वॉलमार्ट में पहुंचे तो जो वहां के सेलर्स हैं, वॉलमार्ट का जो सेल्स पर्सन है, उनका बिहेवियर उन्हें ओवर फ्रेंडली लगा, जो कि उनके एक कल्चर था जो उनके माइंड में इनग्रेन्ड था, उससे काफी डिफर था। इसलिए वो कस्टमर उतना अटैच्ड नहीं हुए, उतना फोकस्ड नहीं हुए वॉलमार्ट की तरफ। दूसरा, मॉर्निंग चैंटिंग बाय इंप्लाइज बाय फॉर मोटिवेशनल ऑफ इंप्लाइज। एक वॉलमार्ट में कल्चर था कि वो अपने इंप्लाइज को मोटिवेट करने के लिए मॉर्निंग में चैंटिंग करते थे, ताकि सारे इंप्लाइज मोटिवेट रहें और वो दिन भर अच्छा काम कर सकें। लेकिन जर्मनी का कल्चर था, जर्मन्स चैंटिंग सिर्फ तभी करते थे जब सॉकर का मैच होता था। तो इस तरह की जो चैंटिंग थी वो जर्मन कस्टम्स के खिलाफ थी। आल्दो ये मोटिवेशनल इंप्लाई के मोटिवेशन की थी, लेकिन वहां के जो लोकल इंप्लाइज थे वो ड्यूरिंग चैंटिंग अपने प्लेस में कहीं छुप जाते थे और तरह तरह से एब्सेंट रहते थे, जो जिसमें ये भी एक बड़ा रीजन बना वॉलमार्ट के फेलियर का। और लास्ट कारण है वॉलमार्ट कैशियर्स बैग ग्रोसरीज ऑफ कस्टमर्स। के जो कैशियर्स थे वो कस्टमर्स को ओवर सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को बेटर सर्विस देने के लिए, वो आफ्टर पेमेंट जो कस्टमर्स की ग्रोसरी थी उसको भी बैग करते थे। लेकिन जो जर्मन का लोकल कस्टम था, इवन जो जर्मनी में बहुत बड़ी बड़ी रिटेलर्स थे, वो भी कस्टमर के पेमेंट के बाद उसका बैग पैक नहीं करते थे। तो ये भी कस्टमर को, जर्मनी में कस्टमर्स को कुछ अटपटा सा लगा, तो इसके भी चलते वॉलमार्ट जर्मनी में फेल हुआ। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो 3-4 रीजंस हैं, ये आल्दो कस्टमर के लिए फ्रेंडली रीजंस हैं, बट चूंकि जर्मनी के कल्चर में इस तरह की चीजें पहली बार हो रही थी, तो वहां के कस्टमर इस फ्रेंडली नेचर को, इस ओवर सेटिस्फैक्शन के प्रयास को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जो कि वॉलमार्ट का फेलियर का एक बड़ा रीजन बना जर्मनी में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम देखें तो फेलियर ऑफ जनरल मिल्क्स केक मिक्स इन जापान। जनरल मिल्स ने एक केक मिक्स लॉन्च किया जापान में। इस केक मिक्स में एग और वाटर मिला करके इसको ओवन में रख करके इजीली केक कुक किया जा सकता था। जनरल मिल्स का मोटिव था कि जो जापानीज काफी बिजी रहते हैं, इसलिए एक इन्हें ऐसा मिक्स दिया जाए कि वो तुरंत उस मिक्स में एग और वाटर मिला करके और इसे ओवन में रख करके इंस्टेंट केक बना सकें। आल्दो प्राइमा फेसाई ये लगता है कि ये काफी जापान में सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन जनरल मिल्स का ये एक्सपेरिमेंट भी जापान में सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगर हम इसका रीजन देखेंगे तो काफी अजीब सा रीजन मिलेगा कि ओनली 3% हाउस होल्ड इन जापान हैड ओवन। जापान में
ओनली 3% हाउस होल्ड के पास अवन था, क्योंकि ये यूएसए में लगभग ऑलमोस्ट 70 to 80% हाउस होल्ड्स के पास अवन रहता है। तो वहां के लिए आल्दो ये चीज काफी अच्छी थी, लेकिन जब जनरल मिल्स ने सेम कॉन्सेप्ट जापान में लाया तो इस पॉइंट को वो मिस कर गए, और इसको मिस करने के चलते आल्दो ये काफी अच्छा पॉइंट था। जो जापानीज बिजी होते हैं वो इजिली इस मेथड से, इस केक मिक्स का यूज करके इंस्टेंट इसमें एग और वाटर डाल करके अवन में यूज करके बना सकते थे, लेकिन चूंकि ओनली 3% हाउस होल्ड के पास अवन था, इसलिए ये प्रयोग भी असफल रहा और जनरल मिल्स का जो केक मिक्स था वो एक फेलियर साबित हुआ। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है एग्जाम्पल का, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ मैकडोनल्ड्स वर्सेस सक्सेस ऑफ केएफसी इन चाइना। अगर हम देखें तो मार्केट शेयर में केएफसी जो है मैकडोनल्ड्स के काफी आगे है चाइना में। तो अगर हम इसका भी अगर रीजंस में देखा जाए तो इसके भी कुछ रीजंस में एक रीजन है कि जो एक कस्टमर के कल्चर्स थे वो अडॉप्ट नहीं कर पाया मैकडोनल्ड्स उतने फास्ट तरीके से जितना केएफसी ने अडॉप्ट किया। जैसे कि सबसे पहला, बर्गर वाज अनफेमिलियर इन चाइना। इसके पहले चाइना में लोग बर्गर का यूज नहीं करते थे और मैकडोनल्ड्स जो था वो कंप्लीटली बर्गर पे बेस्ड था। तो जब कस्टमर्स को वहां के बर्गर्स उनके सामने लाया गया, उनको प्रेजेंट किया गया, तो उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। सेकेंड पॉइंट अगर इसमें हम देखें तो मैकडोनल्ड्स डिडंट इंक्लूड द आइटम इन इट्स मेन्यू एज पर लोकल टेस्ट अर्लियर। मैकडोनल्ड्स ने अपने मेन्यू में वहां के लोकल टेस्ट के हिसाब से आइटम को इंक्लूड नहीं किया, अदर आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया, ताकि वहां के जो कस्टमर हैं वो इजिली उस नए कंपनी को, नए ब्रांड को एक्सेप्ट कर सके। जो केएफसी था उसने अपने मेन्यू में बहुत ही सारी चीजें ऐसी ऐड की जो कि वहां के लोकल कस्टमर के लिए फेमिलियर था और काफी जल्दी ऐड कर ली, जो कि केएफसी को एक एज दी मैकडोनल्ड्स के ऊपर। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केएफसी का जो आइटम था, मेन आइटम था, वो फ्राइड चिकन था, और जो चाइनीज कस्टमर्स थे वो ऑलरेडी फ्राइड चिकन के फेमिलियर थे। लेकिन जो मैकडोनल्ड्स का बर्गर था वो बर्गर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जिसके चलते मैकडोनल्ड्स चाइना में उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना केएफसी में सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरह इन तीनों एग्जाम्पल्स से हमने देखा कि थोड़ी सी एक कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, कंपनी के कल्चरल जजमेंट के न लेने के चलते, कंपनी के एक कल्चरल एस्पेक्ट में अच्छी रिसर्च के न चलते, एक सक्सेसफुल कंपनी कैसे डिफरेंट लोकेशंस पे फेल हो गई और उन रीजंस के चलते फेल हुई जो उस कंपनी के मेन रीजंस थे सक्सेसफुल होने के। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि कल्चरल जो एस्पेक्ट होते हैं किसी नेशन के, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और कंपनीज को इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करने के पहले उस कंट्री के कल्चरल एस्पेक्ट का बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही क्रिस्प नॉलेज होना जरूरी है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कंपनी में अगर कल्चर को किसी कंट्री के मिसजज किया है तो इंटरनेशनल बिजनेस में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इन सातों पॉइंट्स पे हमने देखा। मेनली एग्जांपल्स से हमने देखा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स थे जिससे हमें पता लगा कि कितना इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी को किसी दूसरे नेशन के कल्चर को जानना बिफोर अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करने से पहले। तो मुझे यह विश्वास है कि आप सभी को इस क्वेश्चन की एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आप सभी इनेबल होंगे 3 to 4 पेजेस लिखने के असाइनमेंट में, और सिमिलरली एग्जाम्स में भी इस कीवर्ड से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप लिख सकते हैं। मेरा आप सबसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूं इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।